हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 800 प्लस मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ का 8वां क्लास करवाने वाला हूं। अगर आपने इसके अन्य 7 क्लास के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस 800 प्लस MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य सीरीज़ के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको टोटल 800 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और इसमें से आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चंस 101% देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक एक प्रश्नों को रट जाइए, 100% आपके परीक्षा में यही आएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में से मैं इस क्लास में आपको 80 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और जिनका क्वेश्चंस आपको याद होगा लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा, और जो आपके लिए क्वेश्चन नया होगा उसको अच्छे से ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। और इन 800 क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर सहित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और टेलीग्राम एप्लीकेशन में आप कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वह कब से कब तक होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक तरह से जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और यह पूछा भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में जाता है। तो जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मतलब कि हम लोगों का जो नया मंथ शुरू होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जो हमारा ईयर होता है वह समाप्त होता है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है यही होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। मतलब कि जो हमारा पृथ्वी है उस पर अधिक क्षेत्र में जल है, तो उस अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हाल ग्रह या फिर हरा ग्रह? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर जानते होंगे कि बृहद जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को तो नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जो ऊपर से पृथ्वी को देखा जाता है तो इसमें 97% तो पानी ही रहता है और पानी ब्लू कलर का होता है, इसीलिए जो हमारा ग्रह है पृथ्वी वह नीला ग्रह इसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला ग्रह। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? सबसे पहले आपको यह क्वेश्चन याद रहना चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो 2005, 6 या फिर 7 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में राजस्थान में लागू हुआ था। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? मतलब जो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है वह क्या है? वर्तमान में भारत की शासन प्रणाली क्या है वो आप जानते होंगे। भारत में लोकतंत्र की शासन प्रणाली है, तो उसी प्रकार नेपाल की शासन प्रणाली को पूछा जा रहा है। तो उसमें क्या है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो नेपाल में राजतंत्र चलता था, लेकिन यहाँ वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में नेपाल में भी शासन प्रणाली जो है वह लोकतंत्र ही है, जो कि हमारे भारत में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो राजनीतिक दल होते हैं जैसे कि बीजेपी, जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उनका चिन्ह जो होता है, जैसे कि उनका बीजेपी का होता है कमल, राष्ट्रीय उसका होता है कांग्रेस का हाथ का पंजा। तो उनके दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो यह जो निर्वाचन आयोग होता है इसी के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता को प्राप्त किया जाता है और उसका चिन्ह दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, उसमें देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को एक मूल अधिकार दिया गया है और वह अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, कि देश में जितने भी व्यक्ति हैं सभी अपने काम के लिए, अपने इच्छा के लिए सभी स्वतंत्र हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को जो एक मूल अधिकार दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
टीपू सुल्तान शासक थे, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो टीपू सुल्तान थे वे कहाँ के शासक थे, मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, या फिर इनमें से कोई नहीं के, मतलब कहीं भी जगह के नहीं। तो जो टीपू सुल्तान थे वे मैसूर के शासक थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या फिर 16 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इतना तो सभी बच्चों को याद रह जाता है कि अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वे कंफ्यूज हो जाते हैं डेट में। तो हम आपको अच्छे से बता देते हैं, इसका तारीख हमेशा याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर जगह में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जगह पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर किस राज्य में है, तो पंजाब में है। और कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा नदी है जिस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, मतलब उस नदी से बिहार में कई जान माल की हानि होती है। तो वह नदी कौन सी है, गंगा, गंडक, कोसी या फिर पुनपुन। तो यह जो कोसी नदी है इसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल नेपाल से है और नेपाल से बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में इससे बहुत अधिक बाढ़ आती है, जिससे फसल की, जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा हानि होती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक डबल क्वेश्चन है कि समझना आपको यह है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और वही उनके अंतिम गुरु भी थे। तो उनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। तो बिहार राज्य की किस जगह में हुआ था, किस नगर में हुआ था, मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था, जो कि अभी पटना बिहार राज्य की राजधानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन डायरेक्ट यह भी पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। तो आपको सिर्फ याद यह रखना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। यह जो अंकोर वाट का मंदिर था इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, नीरोदम सिंहानक के द्वारा, कुआम के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो जो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था वह सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय शासक के द्वारा करवाया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। ये जो पंचायती राज व्यवस्था ये सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान राज्य में शुरुआत हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, मतलब योजना आयोग को जो भंग किया गया तो उसको भंग करने के पश्चात कौन सा आयोग बना, नीति आयोग, वित्त आयोग, राजवित्त आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग करके जो आयोग बनाया गया वह नीति आयोग बना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योजना आयोग को भंग कर जो आयोग बना वह नीति आयोग बना। निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, या फिर इनमें से सभी। तो बीमारू राज्य इसमें नहीं है, नहीं, क्वेश्चन ही हमने गलत पढ़ दिया। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो आप देखिए, बी से बिहार है, एम से मध्य प्रदेश है, ए से आंध्र प्रदेश रहता है, और ऊ से उड़ीसा भी, और आर से दूसरा राज्य। तो इनमें से जो बीमारू राज्य है सभी के सभी आ रहे हैं, मतलब कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये सभी के सभी बीमारू राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यह जो भारतीय जनता पार्टी अभी आप देख रहे हैं बीजेपी, जिसकी सरकार अभी चल रही है नरेंद्र मोदी की, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1979 में, 80 में, 81 में, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी वह 1980 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1980 ईस्वी में हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वह किस तिथि को मनाया जाता है, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 10 मार्च। तो मार्च तो सभी बच्चों को याद रह जाता है, लेकिन डेट में कंफ्यूज होते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? डिगबोई में, झरिया में, घाटशिला में, फिर जादूगोड़ा में। तो जो यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है वह जादूगोड़ा में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा है। सुनामी कहाँ आती है? यह जो सुनामी है कहाँ पर आती है? स्थल पर, समुद्र में, आसमान में या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। तो सुनामी हमेशा समुद्र में आती है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यह जो लोकतंत्र की सफलता है किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो लोकतंत्र की सफलता सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? मतलब यह पंक्ति है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास ही संभव नहीं है। तो इस पंक्ति को किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे जो कि हमारे 11वें राष्ट्रपति थे और वे एक मिसाइल मैन भी थे। तो जो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इस पंक्ति को कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। जो बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था उस जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बोलीविया में जो पानी होता है उसकी कीमत में बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई थी। पानी का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया गया था। इसी कारण वहाँ एक जनसंघर्ष हुआ था और उस जनसंघर्ष के होने का मुख्य कारण यह था कि वहाँ की पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर, तोता। इसका हम ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं? इस क्वेश्चन को तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यह एक उद्यान का नाम दिया गया संजय गांधी जैविक उद्यान। तो यह किस नगर में? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में या फिर पटना में? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना राज्य में स्थित है, पटना जिला में स्थित है, राज्य नहीं पटना जिला में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटे। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, फिर इंग्लैंड में। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। तो जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वह ज़्यादातर धर्म पर ही आधारित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा उद्योग है जिस उद्योग को कृषि से कोई लेना देना नहीं है, कृषि पर वह आधारित उद्योग है ही नहीं? सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या फिर जूट वस्त्र उद्योग। तो जूट वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, इन तीनों में कृषि से रिलेटेड ये आधारित उद्योग है। लेकिन ये जो सीमेंट उद्योग है इसमें सिर्फ चूना पत्थर की उपयोग किया जाता है और उसमें कृषि का कोई काम नहीं होता, इसलिए कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। वार एंड पीस किसकी रचना है? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि वार एंड पीस है वह किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टोल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की या फिर एंजेल्स की? तो जो वार एंड पीस रचना है वह लियो टोल्स्टॉय की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियो टोल्स्टॉय की रचना क्या है? तो लियो टोल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस है। लियो टोल्स्टॉय के बारे में आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है, लियो टोल्स्टॉय के बारे में आपको सोशल साइंस में पढ़ना है और इसको हिंदी में भी पढ़ना है। इसलिए इस बुक के नाम को आप अच्छे से याद रखिएगा कि वार एंड पीस रचना लियो टोल्स्टॉय की है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्रो इकबाल यूनुस, मो इकबाल यूनुस, प्रो मो यूनुस या फिर मोस्कीफ यूनुस। तो जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है उसका नाम है प्रोमो यूनुस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चावल है। यह क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन पूछा हर बार जाता है। या तो पूछा जाएगा चावल है, किसी भी फसल के बारे में पूछ लिया जाएगा, रबी के बारे में या फिर खरीफ के बारे में। तो चावल क्या है, तो चावल आप अच्छे से जानते हैं खरीफ फसल है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चावल क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, मतलब जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है तो उस आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित नहीं किया गया? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण को, वैश्वीकरण को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, इसी नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? यह जो सौर ऊर्जा है यह कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या फिर अनवीकरणीय? तो आप अच्छे से जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है वह मानव के द्वारा बनाया जाता है, मानवकृत एक संसाधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा एक मानवकृत संसाधन है। और एक सौर ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन यह भी आता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान राज्य में। अच्छे से याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान राज्य में। WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या पता एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ दे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1995 में, 94 में, 96 में, फिर इनमें से कहीं कोई भी डेट पर नहीं। तो जो WTO की स्थापना हुई थी वह 1995 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1854 में, 1907 में, 1915 में, फिर 1923 ईस्वी में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 ईस्वी में स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 में। और कभी कभार क्वेश्चन में इसका शॉर्ट फॉर्म लिख के भी पूछ दिया जाता है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो टिस्को का ही फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो टिस्को पूछे या टाटा आयरन स्टील कंपनी पूछे, दोनों का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह भी कथन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि इस बात को किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, फिर इनमें से किसने? तो जो जिमरमैन थे उन्होंने इस पंक्ति को कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिमरमैन। इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का संसाधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो व्यवसायिक बैंक है यही एक संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यवसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 51 में, 52 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1920 के भुज यात्रा से, 1930 के अहमदाबाद यात्रा से, 1930 के दांडी यात्रा से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वह 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। और दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वह नामक कानून को भंग करना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 1930 के दांडी यात्रा से हुआ था। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, या फिर में से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है वह कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को एक प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऊर्जा है जो कि एक प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण वह नहीं है जो कि मानव के द्वारा निर्मित है, अर्थात विद्युत है। ये सभी के सभी प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, ये सभी के सभी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन यह जो विद्युत है यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि पक्को सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो राज्य है वह कौन सा राज्य है? मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में पक्की सड़क सबसे ज़्यादा है? बिहार राज्य, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? तो आप सबसे पहले अंदाज़ा लगा दीजिए कि भारत का जो सबसे विकसित राज्य है वह महाराष्ट्र है। तो विकसित राज्य में तो पक्की सड़कों की लंबाई भी अधिक होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कि पक्को सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? मतलब क्वेश्चन यह थोड़ा घुमा के पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन यह पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बिहार का ऐसा कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र है जितना भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है। 5.62%, 6.87%, 7.1% या फिर 8.62%। तो बिहार में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है वह 7.1% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, मतलब वन का विस्तार है, तो 7.1%।
प्रतिशत। कांवर झील स्थित है, यह जो कांवर झील है यह कहाँ स्थित है? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में या फिर मुजफ्फर जिला में? तो जो कांवर झील है यह बेगूसराय जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। हैस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसे दिखता है? मतलब यह एक विधि है, यह ग्राफिक्स में जो आपको मापने वाले पाठ में पढ़ाए थे हैस्यूर विधि के बारे में, तो उसमें जब अधिक ढालुओं को दिखाना होता है तो उसका भाग कैसा दिखता है? सफ़ेद, काला, नीला या फिर पीला? तो हैस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग को सफ़ेद कलर से दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैसा दिखता है? तो सफ़ेद दिखता है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? मतलब ये सभी के सभी आपदा ही हैं और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, मतलब स्वयं प्रकृति के द्वारा आने वाला आपदा है। आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटना? तो रासायनिक दुर्घटना, बम विस्फोट, आग लगना ये तो सभी मानव जनित आपदा है, लेकिन यह जो भूकंप आपदा है यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप। सुनामी किस स्थान पर आता है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको हर वीडियो में बताते हुए चल रहे हैं कि यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर, समुद्र में, आसमान में, में कहीं भी नहीं। तो जो सुनामी है यह हमेशा समुद्र में आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मतलब क्वेश्चन वही रहते हैं, सिर्फ घुमा के पूछा जा रहा है। अब आपके अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको सभी क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए चलना स्पीडली। तो बिहार का ऐसा कौन सा नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक या फिर पुनपुन? तो बिहार का जो कोसी नदी है, इसी कोसी नदी को तो बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी को। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इस आपदा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, इसलिए आप उस समय आंसर टिक करते समय माइंड लगा के थोड़ा आंसर दीजिएगा और बिल्कुल सही आंसर टिक करके आइएगा कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा, रेलवाद, आतंकवाद, रेल दुर्घटना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पूछा यह जा रहा है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये सभी के सभी तो मानव जनित आपदा ही है, मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि मानव आपदा नहीं है, सभी के सभी मानव जनित आपदा ही है। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मतलब पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक या दो जरूर आएंगे कि ये क्वेश्चन जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया हुआ शासन है, तो इस पंक्ति को कहा था अब्राहम लिंकन ने। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस पंक्ति को कहा था जिमरमैन ने। उसी प्रकार की ये पंक्ति है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इस पंक्ति को किसने कहा था? नेपोलियन, हिटलर ने, मेटरनिक ने या फिर गैरिबाल्डी ने? तो जो नेपोलियन था उन्होंने इस पंक्ति को कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपोलियन। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? यह जो गीजो यह कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रसा का, तुर्की का, फ्रांस का, फिर सीडान का? तो गीजो जो प्रधानमंत्री था वह फ्रांस का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस का प्रधानमंत्री गीजो था। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? डिगबोई, झरिया घाटी या फिर जादूगोड़ा? यह भी क्वेश्चन आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि यह रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन, तो यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो यह जादूगोड़ा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जिस फसल को उजला सोना के नाम से जाना जाता है? गन्ना को, कपास को, जूट को या फिर चाय को? तो जो कपास है वही उजले कलर का फसल होता है, उजले कलर का उसमें रुई होता है, तो जो उजला सोना कहा जाता है वह कपास फसल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास फसल को ही उजला सोना कहा जाता है। यह क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि उजला सोना कहा जाता है कपास को, और काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, मतलब पूरे विश्व में जब चावल उत्पादक की बात की जाती है तो देशों में भारत का स्थान किस नंबर पर रहता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो पूरे अगर संसार में बात किया जाए तो चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान दूसरे स्थान पर रहता है, मतलब कि पूरे देश में भारत दूसरे स्थान पर है चावल को उत्पादन करने में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान पर। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं पटना, कोलकाता एवं दिसपुर या फिर दिल्ली एवं आगरा? तो इनमें से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन कौन से विकसित शहर हैं। तो दिल्ली एवं कोलकाता, दिल्ली एवं कोलकाता ही विकसित शहर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली मेट्रो रेल सेवा वहाँ पर उपलब्ध है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? यह क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है और कई बच्चे इसका गलत आंसर भी करके आ जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मयूर है। मोर को ही मयूर कहा जाता है संस्कृत में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद, अमेरिकी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद या फिर चीनी क्रांति के बाद? तो जो बाजार का स्वरूप है वह विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के बाद हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो बाजारों का स्वरूप था वह विश्वव्यापी हो गया था।
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों का आंसर एक ही होता है, चीन में, जापान में, जर्मनी में, फिर रोम में। तो जो कागज का आविष्कार हुआ था वह चीन में हुआ था। और पूछा यह भी जाता है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार भी चीन में हुआ था। प्रिंटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था? प्रिंटिंग का आविष्कार भी चीन में हुआ था। और कागज का आविष्कार भी चीन देश में हुआ था। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में इन सभी का शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? या जो नेपोलियन संहिता या किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 91, 1801 में या फिर 1804 ईस्वी में? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1804 ईस्वी में। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा या फिर उड़ीसा? तो जो झारखंड, कर्नाटक राज्य है, झारखंड में तो ज़्यादा कोयला होता है और इस्पात होता है, लेकिन यह जो झारखंड राज्य है, इसे झारखंड राज्य में लौह अयस्क उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जैसा कि आपने कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा कि भारत में जो उजला सोना कहा जाता है वह कपास फसल को कहा जाता है। तो यह जो कपास का उत्पादन है इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी? तो कपास के उत्पादन के लिए जो काली मिट्टी होती है यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और यही कपास के उत्पादन के लिए एक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मतलब इन तीनों में से ऐसा कौन सा देश है जिस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था शामिल है? अमेरिका में, चीन में, भारत में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जिस देश में रहते हैं उसी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत देश में। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? मतलब पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, फिर दिल्ली को? यह क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है। इसमें बिहार राज्य को थोड़ा पिछड़ा दिखाया गया है कि इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। वैसे तो आपने पाटलिपुत्र एवं संस्कृत में कई ऐसे पाठ पढ़े हैं जिसमें बिहार को और पाटलिपुत्र को इतना ऊंचा बना दिया गया कि हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग बिहार के, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए हम लोगों को लगता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा कि पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा जाता है। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, जो शेयर बाजार का नियामक संस्था है वह कौन सा है? SIDBI, CB, RBI या फिर स्टॉक एक्सचेंज? तो जो शेयर बाजार की नियामक संस्था है वह SEBI है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SEBI। और हमारा जो करेंसी है वह कौन जारी करता है? तो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी SEBI होगा। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या फिर महाजन? तो यह जो व्यावसायिक बैंक है यही एक संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? मुंबई को, दिल्ली को, कोलकाता को या फिर बेंगलुरु को? तो भारत का जो वर्तमान राजधानी है वह तो दिल्ली को कहा जाता है और कहा जा भी रहा है, लेकिन जो भारत की वित्तीय राजधानी है वह किसे कहा जाता था? तो मुंबई को। मतलब कि भारत की जो पहली राजधानी थी, जो वित्तीय राजधानी थी वह मुंबई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मुंबई को। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बीमारू राज्य नहीं है? तो ये जो कर्नाटक राज्य यह बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सभी के सभी बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कर्नाटक नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? ये जो वैश्वीकरण है इसके मुख्य कितने अंग है? 1, 2, 5 या फिर 4? तो वैश्वीकरण के कुल 4 अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 अंग हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में, 80 में, 87 में या फिर 1988 ईस्वी में? तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी वह 1986 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। सर्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? SI मार्क का, ISI मार्क का, हॉल मार्क का, एग मार्क का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है कि जो स्वर्ण भूषण होते हैं, जो सोना चांदी होते हैं, अधिक महंगे महंगे स्वर्ण आभूषण होते हैं, उन आभूषण के परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका उपयोग किया जाता है? तो जो हॉल मार्क है यही एक ऐसा चिन्ह है जिससे पता किया जाता है कि सर्वभूषण कितना शुद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉलमार्क। आप अगर कभी सुनार के दुकान पर गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि यहाँ इतना हॉलमार्क का, इतना हॉलमार्क का ये मिलता है। तो हॉलमार्क से स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉलमार्क।
निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता था, लेकिन बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? गंगा को, गंडक को, कोसी को या फिर दामोदर को। तो यह जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार जो बोर्ड एग्जाम वाला होता है वह क्वेश्चन को घुमा देता है। पूछा तो हर बार यह जाता था कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक तो सभी बच्चे के मुंह पर रहता है कि कोसी नदी को कहा जाता है, लेकिन कभी कभार घुमा दिया जाता है बंगाल का शोक, और सभी बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, कोसी को टिक कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, दोनों को आप याद रखिएगा। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? सड़क, जल, रेल या फिर वायु। तो मतलब परिवहन के साधन में जो सबसे सस्ता परिवहन साधन है वह जल है, क्योंकि जल में आप जैसे चाहिए तिरछे सीधे जैसे आपका मन है वैसे आप परिवहन करके जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन सड़क का अपना रास्ता होता है, रेल का भी अपना रास्ता और वायु का भी अपना रास्ता होता है। वायु तो वैसे महंगा पड़ जाता है, लेकिन जो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है वह जल परिवहन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर गोवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप स्वयं ही दे सकते हैं कि जो सा राज्य पिछड़ा है उसका प्रति व्यक्ति आय कम है, तभी तो उसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो वह राज्य बिहार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? मतलब हॉलमार्क जो होता है किस वस्तु के खरीदने के रूप में उपयोग किया जाता है? कृषि उत्पाद, सोने का आभूषण, इलेक्ट्रिकल सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो इस क्वेश्चन को आपको हमने पहले से बता दिया है कि जो सोने के आभूषण होते हैं उन सोने के आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोने के आभूषण खरीदते समय। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को या फिर 5 अक्टूबर को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को। कांवर झील किस जिले में स्थित है? दरभंगा में, नालंदा में, भागलपुर में या फिर बेगूसराय जिला में। तो यह क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया इसी वीडियो में। हमने आपको लगता है फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया था कि कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 7 में, 51 में या फिर 1962 ईस्वी में। तो जो भारत में पहली टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी वह 1910 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1910 ईस्वी में। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। मतलब जो डॉक्टर मेधा पाटकर है घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी है? गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या फिर साइलेट घाटी आंदोलन से। तो जो डॉक्टर मेधा पाटकर है यह अपने घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 में, 80 में, 69 में या फिर 1975 ईस्वी में। तो जो सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? या पूछा यह भी जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा भंडार है जहाँ पुराना तेल बहुत अधिक होता है? मुंबई हाईवे, अंकलेश्वर, नवगाम या फिर डिगबोई। तो यह जो डिगबोई है यही एक ऐसा स्थान है जहाँ भारत का पुराना तेल का भंडार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई है। भारत के किस खनिज का अभाव है? मतलब भारत में ऐसा कौन सा खनिज है जिस खनिज का अभाव है, मतलब कि वह खनिज भारत में कम होता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या फिर लेड। तो आप जानते हैं कि अभ्रक का तो खान है भारत में, बॉक्साइट का भी खान है और लोहा का भी खान है, लेकिन यह जो लेड है इसका अभाव है भारत में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड खनिज का अभाव है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वह क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन था वह सार्वजनिक टेलीफोन था। मतलब सभी जगह रोड पर टेलीफोन लगा हुआ रहता था, आप उसमें जाइए, एक सिक्का डालिए और बात कर लीजिए और तुरंत वहाँ से निकल जाइए। तो यही भारत का सबसे लोकप्रिय साधन था संचार का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। जो जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी वह कब हुई थी? 1988 में, 89 में, 90 या फिर 1991 ईस्वी में। तो जो जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी वह 1989 ईस्वी में लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1989 ईस्वी में। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बाजरे के लिए? तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, और कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। दाल किस पौष्टिक अंग का स्रोत है?
मतलब जो दाल है वह कौन से पौष्टिक अंश का स्रोत है, मतलब कि दाल खाने से कौन सा हम लोगों को प्रोटीन विटामिन मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन विटामिन या फिर वसा। तो जो दाल है उसमें जो पौष्टिक अंश पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाल प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2004 में, 5 में, 6 में या फिर 7 ईस्वी में? तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया था। और कहाँ किया था? तो राजस्थान में किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में राजस्थान में। इस क्वेश्चन को हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ाते समय। तो अगर आपने उन सभी चैप्टर्स के वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पेज में जाकर उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी जरूर पढ़ लें कि भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन क्यों लागू हुआ था, किसने लागू किया था, कब लागू हुआ था। इन सभी बातों को हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। भारत में किसने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14, 19, 20 या फिर 27? तो भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वे कितने हैं? तो 19 है। मतलब भारत के ऐसे 19 ही बैंक है जिनको राष्ट्रीयकृत किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या फिर चक्र? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दे दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी भाजपा सरकार कहा जाता है, और अभी वर्तमान में उसी की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी की ही सरकार है। तो जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह आपने देखा होगा चुनाव के समय, कमल का फूल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल का फूल। और हाथ का पंजा किसका है? तो कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है, और कमल का फूल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल का फूल। मानव पूंजी के मुख्य घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव या फिर इनमें से सभी? तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक है वह ज्ञान भी है, कौशल भी, और यहाँ अनुभव होना चाहिए था, अनुभव भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के सभी मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, फिर पोलैंड में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जर्मनी में। और इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन ने, जेम्स हार्ग्रीव्स ने, हम्फ्री डेवी या फिर जोनके ने? तो जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था वह हम्फ्री डेवी ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी ने किया था। और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।